हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपीलो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस सेशन के अंदर सीपीसी के पीवाईक्यू करेंगे। जेएलओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है 2013 से 23 तक, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 1908 एक्सटेंड टू whole of India except the state of Jammu Kashmir, whole of India except the state Nagaland of Manipur state, whole of India except the Nagaland tribal area, whole of India except the Jammu Kashmir, Nagaland and tribal area, ठीक है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 विस्तारित है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पे, नागालैंड मणिपुर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में, नागालैंड राज्य और राजनी जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर नागालैंड जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत में। तो करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरिया, ठीक। ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये पूरे भारत पे अप्लाई होता है और सिवाय द नागालैंड ट्राइबल एरिया को छोड़ के, सीपीसी 1908, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, ठीक है। डिग्री में बी प्रिलिमिनरी फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल ऑल द अबव, करेक्ट आंसर दीजिए। एक डिग्री हो सकती है प्रारंभिक अंतिम या अंततः प्रारंभिक अंततः अंतिम, उपरोक्त सभी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर दीजिए। डिग्री में भी प्रिलिमिनरी फाइनल पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल ऑल द अबव, ठीक। तो राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 4 इज करेक्ट, ऑल द अबव राइट आंसर। ये डिग्री यानी कि उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लीडर इज डिफाइन अंडर सीपीसी। प्लीडर को कहाँ डिफाइन करेगा सीपीसी के अंदर, सेक्शन 215 में 27 क्लोज या 2 क्लोज 17, ठीक, या नन ऑफ द अबव। तो प्लीडर परिभाषित किया गया है सीपीसी के अंदर धारा 2 क्लोज 15 में, धारा 2 क्लोज 7 में, धारा 2 क्लोज 17 में, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा है, प्लीडर को कहाँ डिफाइन करेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1 इज करेक्ट, यानी कि धारा 2 क्लोज 15 के अंदर प्लीडर को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और यानी कि 2 क्लोज 7 यानी गवर्नमेंट प्लीडर की बात करता है, ठीक है। गवर्नमेंट प्लीडर की ये बात करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4, जजमेंट मीन्स डिक्री गिवन बाय द कोर्ट एंड ऑर्डर गिवन बाय कोर्ट, स्टेटमेंट गिवन बाय जजेज ऑन ग्राउंड ऑफ डिक्री, स्टेटमेंट गिवन बाय जजेज ऑन ग्राउंड ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर। निर्णय का अर्थ है न्यायालय के द्वारा दी गई डिक्री, न्यायालय के द्वारा किया गया आदेश, डिक्री के आधारों पर न्यायालय द्वारा दिया गया सकथन या डिक्री की एवं उपदेश के आधारों पर न्यायालय के द्वारा दिया गया सकथन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जजमेंट गिवन अंडर गिवन, जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय जजेज ग्राउंड एंड डिक्री और ऑर्डर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। जजमेंट गिवन बाय स्टेटमेंट गिवन बाय जजेज ऑन द ग्राउंड एंड डिक्री और ऑर्डर, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, in which explanations of sections 11 CPC constructive res judicata is ingarfeted, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दीजिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के किस स्पष्टीकरण में अभिव्यक्त प्राणी न्याय की व्याख्या की गई है वो आपको बताना है, ठीक। कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा किस एक्सप्लेनेशन में दे रखा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4, एक्सप्लेनेशन 2, स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 3, स्पष्टीकरण 4, स्पष्टीकरण 2, ठीक है। दो स्पष्टीकरण में अभिव्यक्त प्राण न्याय की व्याख्या किसके अंदर दे रखी है, कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा किस एक्सप्लेनेशन के अंदर दे रखा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा कि यानी कि ये एक्सप्लेनेशन 4 के अंदर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील विथ रेज जुडिकाटा, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 9। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा पुनर्न्याय रेज जुडिकाटा से संबंधित है, पुनः न्याय
रेस जुडिकाटा से संबंधित है। 10, 11, 12, 9। ठीक है, फटाफट से करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 डील करता है, सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट की बात करता है। ठीक है, यानी रेस सब जुडिक की बात करता है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 10 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 10 ऑफ सिविल प्रोसीजर को डील विथ रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिक, रेस जुडिकाटा, मैसने, प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। धारा 10 दीवानी प्रक्रिया संहिता से संबंधित है। विचाराधीन मामला, पूर्व न्याय या मुनाफा वाली लाभ, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका दीजिए आप फटाफट से। ठीक है, सेक्शन 10 किससे डील करता है? तो राइट आंसर रेस सब जुडिक से डील करता है, रेस सब जुडिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विचाराधीन मामला। ठीक है, नेक्स्ट, तो रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 से डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 Civil Procedure Code, a suit regarding immovable property may be instituted in court in which jurisdictions defendant reside, defendant carrying out business, property situated, all the above। ठीक है, तो सिविल प्रक्रिया की संहिता की धारा 16 के अंतर्गत अचल संपत्ति से संबंधित वाद दायर किया जा सकता है या ऐसे न्यायालय में जिसकी स्थानीय अधिकारिकता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दीजिए, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हो, सिचुएटेड, यानी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इज करेक्ट आंसर। संपत्ति का स्थित है, जहाँ संपत्ति स्थित है वहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सिविल प्रोसीजर कोड, सूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी में बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट इन विच जुरिडिक्शन देयर आर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, संपत्ति का स्थित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, इसके भी प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोर्ट में भी ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट इन रेस्पेक्टेड ऑफ फॉल्स वैक्सियस क्लेम और डिफेंस अप टू 10,000, अप टू 25,000, अप टू 3,000 एनी अमाउंट। मिथ्या या वैक्सियस दावे या प्रतिरक्षा के प्रतिकारात्मक खर्चे का न्यायालय आदेश कर सकता है 10,000, 25,000, 3,000 या इनमें से कोई भी रकम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 35A के अंदर दे रहेगा, सेक्शन 35A। ठीक, डील विथ कोर्ट में भी ऑर्डर टू पेमेंट कंपनसेटरी कॉस्ट रेस्पेक्टेड फॉल्स वैक्सिस क्लेम ऑफ डिफेंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिविल प्रोसीजर कोड हैज़ बिन टोटल 158 सेक्शन 52 ऑर्डर, 158 सेक्शन 51 ऑर्डर, 167 सेक्शंस 52 ऑर्डर और 161 सेक्शंस 51 ऑर्डर। सिविल प्रक्रिया की संहिता में कुल कितनी धाराएं, कितनी आदेश हैं? तो 158 धाराएं, 52 आदेश, 158 धाराएं, 51 आदेश, 167 धाराएं और 52 आदेश, 161 धाराएं और 51 आदेश। ठीक है, फटाफट से करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। यानी 158 तो इसके अंदर क्या है, सेक्शन है, और 51 क्या है, ऑर्डर है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, where the local limit of jurisdiction the court are uncertain, the place of institution suit shall be decided according to section 17, section 20, section 19, section 18। जहां न्यायालय की अधिकारिकता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है वहां वाद संस्थित करने का स्थान निर्धारित होगा सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में, 17, 20 और या 19 या 18। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी 18 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 18 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताओ फटाफट से, इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बाय हुम ए डिक्री can be executed by collector, district judge, tehsildar, by court who pass decree
बाय कोर्ट टू whom इट हैज़ बीन ट्रांसफर। डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है? जिलाधिकारी, जिला जज, तहसीलदार, पारित करने वाले न्यायालय द्वारा, उस न्यायालय द्वारा जिसे भेजी गई हो। तो करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। बाय होम ए डिक्री कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कोर्ट विच पास द डिक्री बाय कोर्ट टू whom इट हैज़ बीन ट्रांसफर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी पारित करने वाले न्यायालय द्वारा, उस न्यायालय के द्वारा यह भेजा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर, इनमें से कौन सा सिविल नेचर का सूट नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा सिविल नेचर का सूट नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, राइट टू वर्शिप, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, सूट रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेज अंडर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, सूट ऑफ रेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है? पूजा का अधिकार, विवाह विच्छेद के लिए वाद, या मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद, या भारत के लिए वाद। ठीक है, इनकी भारतीय के लिए वाद। ठीक, पता है फटाफट से। ठीक है, करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूट रिलेटिंग टू पेमेंट वेजेज इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिविल नेचर का सूट नहीं है, बाकी सारे सिविल नेचर के सूट है। ये भी सिविल नेचर का, ये भी सूट है सिविल नेचर का, यानी कि राइट टू वोरशिप, सूट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, सूट रिलेटेड टू रेड, ये सारे क्या है? सिविल नेचर के सूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। सेक्शन 56 सिविल प्रोसीजर कोड स्पेशली प्रोहिबिटेड टू अरेस्ट, to detain in civil prison in execution of decree to diseased persons, to minor, या to be woman, या all the above। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 एक डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तारी करने या सिविल कारावास के निरुद्ध करने हेतु विशेष रूप से निश्चित करता है। एक बीमार व्यक्ति को, एक अल्पवयस्क व्यक्ति को, एक स्त्री को, उपरोक्त में से सभी। करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि थर्ड, एक स्त्री को। ठीक है, ए वुमन। ठीक, तो एक वुमन क्या है? प्रोहिबिटेड, निषेध रहती है, टू अरेस्ट, टू डिटेन इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, a defendant is required to file written statement under order 5 rule 1 within 60 days from the service of summon, within 30 days from service of summon, within 90 day service of summon, within the 15 days service of summon। आदेश 5 नियम 1 के अंतर्गत प्रतिवादी को अपना लिखित कथन दाखिल करना होता है समय तामील होने से 60 दिन के भीतर, या 30 दिन के भीतर, या 90 दिन के भीतर, या 15 दिन के भीतर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो कितने दिन में द डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 5 रूल 1। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 30 दिन, यानी 30 दिन के भीतर डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। तो ऑप्शन नंबर 30, यानी तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन के भीतर राइट आंसर हो जाएगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गारंसी ऑर्डर इज इशूज जजमेंट डिबेटर क्रेडिटर डिक्री होल्डर। गारनीसी आदेश दिया जाता है रणनीत रणी के लेनदार को, आज्ञाधारी को। ठीक है, तो बताओ फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जजमेंट डिबेटर। ठीक है, तो रणी के रणी को। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, on what ground judgment or order can be amendment, clerical mistakes, arithmetical mistakes, या accidental slip और omissions, all the above। किन आधारों पर निर्णय या आदेश में संशोधन किया जा सकता है? लेखन संबंधी या गणित संबंधी भूल, आकस्मिक भूल या लोप, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त से भी सारे आ जाएंगे। ठीक है, यानी जो ऑन द ग्राउंड, व्हाट ग्राउंड जजमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडमेंट, क्लरिकल मिस्टेक्स,
अर्थमेटिकल मिस्टेक्स, एक्सीडेंटल स्लिप या ओमिशंस, ऑल ऑफ द करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 46 डील विथ, किससे डील करता है? ट्रांसफर ऑफ डिक्री, प्रिसिप्ट, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, एग्जीक्यूशन डिक्री आउटसाइड इंडिया। धारा 46, धारा 46 सीपीसी संबंधित है डिक्री का अंतरण, आज्ञा का पत्र, ठीक है, अनुपूर्वक कार्यवाही, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन। ठीक, तो बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर ये प्रिसिप्ट यानी कि आज्ञा पत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्लीडिंग डिफाइन ऑर्डर 6 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 22 रूल 4, ऑर्डर 2 रूल 2। ठीक, अभिवचन परिभाषित है आदेश 6 नियम 1, आदेश 7 नियम 1, आदेश 22 नियम 4, आदेश 2 नियम 2। ठीक है, तो प्लीडिंग डिफाइन अंडर कौन से ऑर्डर में डिफाइन करा का वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लीडिंग डिफाइन अंडर ऑर्डर 6 रूल 1। ठीक, आदेश 6 नियम 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन सूट relating to railway authority which represent it as plaintiff or defendant will be general manager of railway, secretary of central government, collector of districts, स्टेशन मास्टर ऑफ रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होगा। उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक, केंद्रीय सरकार का सचिव या जिला कलेक्टर या रेलवे स्टेशन का मास्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे इज करेक्ट आंसर। रेलवे का प्रधान प्रबंधक इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, एन ओरिजिनल सूट ऑफ वैल्यू 50 लाख सेल बी इंस्टीट्यूट हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एनी सिविल कोर्ट, एनी ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। यानी कि कोई एनी ओरिजिनल सूट फॉर वैल्यू यानी 50 लाख से अगर ज़्यादा की वैल्यू हो सेल बी इंस्टीट्यूटेड यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। ठीक है, जिला न्यायालय के अंदर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड इन व्हाट ग्राउंड, वो आपको बताना है। व्हेन द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड किया जा सकता है, किस ग्राउंड के बेस पे किया जा सकता है वो बताना है। वाद पत्र पर नामंजूर किया जा सकता है। वेर इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन, वेर इट डज नॉट फाइल डुप्लीकेटेड, वेर इट सूट अपीयर इन द स्टेटमेंट प्लेंट वेरिड बाय एनी लॉ, जहाँ का कारण एक वाद प्रकट नहीं करता। ठीक है, जहाँ यह प्रतिलिपि में नहीं भरा, जहाँ वाद पत्र कथन से यह प्रकट होता है कि यह विधि द्वारा वर्जित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये सारे ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जा सकते हैं, ऐसे कोई ग्राउंड हो तो ठीक उपयुक्त ऑल द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन 20 क्वेश्चन नंबर 22, कैवियट रिमेनिंग इन फोर्स आफ्टर लोडिंग 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज। कैवियट दाखिल करने के पश्चात कितने दिन तक प्रवर्त हो रहेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, कैवियट रिमेनिंग इन फोर्स आफ्टर द लोडिंग। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा 90 दिन के लिए। ठीक है, 90 डेज करेक्ट आंसर। ठीक, 90 दिन इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, court may be compel the attendance of any person to whom a summon has been issued under the section 30 by issue any option number 1, issue warrant for his arrest, attach sell his property, impose fine upon him 5,000 रुपीज all the above। न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा धारा 30 के अधीन समन निकाला गया या हाजिर होने के लिए, विवश करने के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकालना, उसकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए विक्रय करना या उसके ऊपर 5,000 रुपये जुर्माना अधिरोपित कर सकता है, उपरोक्त सभी पर कर सकता है। राइट आंसर देना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, सारी सही हैं। उपरोक्त सभी कर सकता है। ठीक, तो वो वारंट भी जारी कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है, कुर्क भी कर सकता है, उसको फाइन भी लगा सकता है 5,000 रुपये का। ठीक, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए
23 क्वेश्चन थे। बाकी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको जेपी लोग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पे सब ज्वाइन कर ले, ठीक है। और सेशन को जाते जाते शेयर कर सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है।